हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में देखा था। नाउ लेट अस सी दैट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहाँ पे एप्लीकेबल है। सो इमेजिन द गेम ऑफ क्रिकेट। वे यहाँ पे बैट्समैन ने सपोज बॉल हिट किया एंड द बॉल इज मूविंग विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एंड लेट अस से दैट द मास ऑफ द बॉल इज m। सो बॉल का मोमेंटम कितना होगा 50 इंटू m। नाउ इफ़ द फील्डर टेक्स अ कैच लेने पे क्या होगा, द वेलोसिटी और द स्पीड ऑफ द बॉल बिकम ज़ीरो बिकॉज इट कम्स टू रेस्ट इन इट्स हैंड। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा m इंटू ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो इनिशियली उसका मोमेंटम था 50m और फाइनली उसका मोमेंटम हो गया ज़ीरो। नाउ यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट जब भी फील्डर कैच लेता है सो वो जो हैंड है उसको थोड़ा पीछे लेके जाता है। ही टेक्स हिज हैंड बैकवर्ड्स। वाई ही डज इट? ताकि वो बॉल को 50m से ज़ीरो में जाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। अगर वो हाथ को पीछे नहीं लेके जाते हैं तो ऑन द स्पॉट वो जो मोमेंटम है वो 50 से ज़ीरो हो जाता है। नाउ सी, मोमेंटम चेंज होने में देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम वी माइनस एम यू अपॉन टी एंड दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू एफ। नाउ देखो, अगर मोमेंटम को चेंज होने में जितना ज़्यादा टाइम लगता है उतना कम फोर्स हमें एक्सर्ट करना पड़ेगा। सो अगर फील्डर जो है वो हाथ को पीछे लेके जाता है ना, तो देखो मोमेंटम चेंज होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा जिसकी वजह से उसको बॉल के ऊपर कम फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। वरना क्या होगा, इफ़ ही ऑन द स्पॉट ब्रिंग्स द बॉल टू रेस्ट then he have to apply more force because of which his wrist may break. So always remember that if we take time to change the momentum then we have to apply less force, and if the momentum is changed on the spot, if the fielder does not take his hand backward and if he brings the ball to rest on the spot then he have to apply more force on the ball because of which his wrist may break. Okay, now next is Newton's third law of motion. Newton's third law of motion states that every action force has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously. Now एग्जाम्पल लेते हैं इसका, दैट इफ समवन हिट्स यू सो यू विल ऑफकोर्स रिएक्ट टू इट। इफ़ यू विल नॉट हिट हिम बैक, आप एटलीस्ट अपना एंगर का रिएक्शन तो बताओगे ही। सो यहाँ पे भी अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है इक्वल एंड अपोजिट फोर्स फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट पे एक्सर्ट करता है। ठीक है, टेक फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अगर हम बुक को टेबल पे रखते हैं सो बुक क्या करेगी, वो टेबल के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगी। सो द बुक विल एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टेबल। सो टेबल व्हाट इट डज, इट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक। सो जो टेबल है वो बुक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, जिसकी वजह से वो बुक जो है वो टेबल के ऊपर बैलेंस्ड रहती है। ठीक है, नाउ दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ ऑल्सो यूज्ड इन फायरिंग ऑफ अ रॉकेट। देखो, जब भी हम रॉकेट लॉन्च करते हैं और उसमें जो फ्यूल बर्न करते हैं सो यू नो दैट वो फ्यूल बर्न होने की वजह से रॉकेट की जो बैक एंड में से बहुत फोर्सफुली गैस रिलीज़ होता है। अभी जो रॉकेट है वो गैस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज़ करता है। सो वो गैस क्या करेगा, एज अ रिएक्शन फोर्स वो रॉकेट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो रॉकेट जो है वो गैस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। द गैस विल released in the downward direction because of which it will exert an upward force on the rocket, जिसकी वजह से the rocket rises high up in the sky. So in the mechanism of firing a rocket, the rocket
forcefully pushes the gas from the back end in the downward direction. As a reaction force, the gas will exert an upward force on the rocket, because of which it goes high up in the sky. Now see, this action and reaction forces act on different objects. They do not act on the same object. Hence they cannot cancel each other. जैसे रॉकेट जो है वो गैस के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है और गैस रॉकेट के ऊपर, रॉकेट खाली रॉकेट के ऊपर गैस फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता है. हमेशा यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स में. जैसे यहाँ पे रॉकेट एंड गैस था, पहले वाले एग्जाम्पल में टेबल और बुक था. सो ऑलवेज देयर विल बी टू ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स. एक ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इसका खाली हम स्टेटमेंट देख लेते हैं. जो डेरिवेशन है वी विल स्टडी व्हेन वी विल बी इन क्लासरूम. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड, कोलाइड मीन्स टकराना, when two objects collide, the total momentum before collision is equal to the total momentum after collision. So just you remember the statement of law of conservation of momentum. Now see, all the textual questions here are very important. The difference between distance and displacement, uniform and non-uniform motion, speed and velocity, these are important questions from exam point of view. Now we will see these sums. देखो यहाँ पे एक टेबल दिया है. यहाँ पे है ना न्यूटन का फर्स्ट, यू नो दैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. इसमें हमें v फाइंड आउट, यहाँ पे डैश है मतलब वो फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हमें v फाइंड आउट करना है. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u दिया है 2, एक्सीलरेशन दिया है 4 और टाइम दिया है 3 सेकेंड. अगर मुझे v फाइंड आउट करना है, सो v का फॉर्मूला क्या है, u प्लस a इंटू टी. सो जस्ट v फाइंड आउट करने के लिए हमें ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. सो v क्या होगा, v इज इक्वल टू u, दैट इज़ 2 प्लस a क्या है 4 और t क्या है 3. So it will become v is equal to 2 plus 4 into 3. So 4 into 3 होगा 12 plus 2 होगा 14. So we will become 14 meter per second. So the final velocity will be 14 meter per second. ऐसे ही you can do the remaining sums. देखो ये जो भी complete the sentences, explain, these are also all important questions. Now see, we will see this first sum, question number 7 का first. An object moves 18 meter in the first 3 seconds, 22 meter in the next 3 seconds and 14 meter in the last 3 seconds. What is its average speed? So see, I have already solved it. यहाँ पे देखो टोटल डिस्टेंस, देखो पहले 3 सेकंड में 18 मीटर, फिर बाद में 22 मीटर और बाद में 14 मीटर उसने कवर किया. सो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 18 प्लस 22 प्लस 14, दैट कम्स टू बी 54 मीटर्स. और टोटल टाइम उसने कितना लगाया, देखो पहले 3 सेकंड्स, फिर बाद में और 3 सेकंड्स और फिर से लास्ट में उसने 3 सेकंड्स लगाए ये तीनों डिस्टेंस कवर करने के लिए. सो टोटल टाइम कितना रहेगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 9 सेकंड्स. Now we have to find the average speed. We have seen that average speed का formula क्या है, total distance upon total time. So this will be equal to 54 upon 9 which is equal to 6 meter per second. Okay. Now next sum, an object of mass 16 kg. So mass m is equal to 16 kg. It is moving with acceleration, that is a is equal to 3 meter per second. We have to find the force, that is F. ठीक है. फिर यहाँ पे देखो और दूसरा पार्ट भी है, पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं. तो देखो फर्स्ट पार्ट में दिया है दैट ऑब्जेक्ट जिसका मास m है 16 kg एंड इट इज़ मूविंग विद एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट, लाइक हाउ मच फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन इट. तो फोर्स का फॉर्मूला है मा, दैट इज़ m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन. मास का वैल्यू है 16, एक्सीलरेशन का वैल्यू दिया है 3, तो 16 इंटू 3 विल बिकम 48 न्यूटन. फोर्स का फॉर्मूला है न्यूटन, सो द फोर्स विल बी 48 न्यूटन.
अभी सेकेंड पार्ट में दिया है यहाँ पे सम में, अगर फोर्स उतना ही रहेगा बट मास चेंज होके हो जाता है 24 kg, एट दैट टाइम हाउ मच विल बी द एक्सीलरेशन। सो देखो अभी सेम फोर्स है, दैट इज़ 48 न्यूटन ही, बट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ 24 kg। उस केस में एक्सीलरेशन ए कितना होगा, अगेन वी हैव फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मेरा फोर्स जो है वो है 48, तो एफ के नीचे आई विल राइट 48 इज इक्वल टू एम, एम जो है 24 है, सो एम के नीचे आएगा 24 इंटू ए। So on solving, A will be equal to 48 upon 24 and that will give the answer 2 meter per second square. So the acceleration will be 2 meter per second square. So these are the two most important sums. You can try the remaining two sums. If you have any doubt, then you can share with me. Okay, so we have covered almost important topics of laws of motion.